तो हम आज रक्तमोक्षण के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कोई भी वैद्य किसी भी सेटअप में, यानी कितना भी छोटा सेटअप हो, वो ओपीडी लेवल पे कहीं भी कभी भी रक्तमोक्षण कर सकता है यदि अवस्था है तो। रक्तमोक्षण का यदि हम देखें तो आयुर्वेद में अग्रे स्रवति दुष्टाश्रम, यानी शरीर से दूषित खून बाहर निकलना, जिसे मॉडर्न शास्त्र में ब्लड लेटिंग हम कह सकते हैं, रक्त विश्रुति या अस्त्र विश्रुति भी आयुर्वेद में इसे कहा गया है। रक्तमोक्षण के दो प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। एक जनरल यानी सार्वदेहिक, यानी दूसरा स्थानिक यानी लोकल। सार्वदेहिक जो रक्तमोक्षण होता है हम निडल के द्वारा करते हैं, और स्थानिक जो रक्तमोक्षण होता है वो हम लोकलाइज होता है, तो वो हम जलोक लगा के कर सकते हैं या प्रच्छन्न कम से कर सकते हैं। प्रच्छन्न कम फिर तुम कपिंग या सिरिंजिंग मेथड से कर सकते हो, या फिर वहाँ पर तुम ब्लेड से ये लेके सिरिंजिंग मेथड से भी तुम वहाँ पर प्रच्छन्न कर सकते हो। तो ये दो प्रकार उसके होते हैं। रक्तमोक्षण के लिए कोई ज्यादा साहित्य या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक 18 नंबर बीडी कंपनी की निडल चाहिए। बीडी कंपनी में इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि उसका शार्पनेस अच्छा होता है। यदि हम इंडियन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शार्पनेस कम होता है, इसलिए पेशेंट को बड़ी होने के कारण दर्द होता है। इसलिए बीडी कंपनी के यदि तुम निडल लेते हैं तो उसमें पेन्स कम होते हैं। कॉटन चाहिए, स्पिग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो कि ब्लड प्रेशर भी हम चेक कर सके और प्रेशर भी वहाँ पर बना रहे। एक आईवी सेट चाहिए जिसका टुकड़ा हमको चाहिए होता है। एक किडनी ट्रे, उसमें ब्लड हम कलेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट या सैवलॉन, बस इतना ही साहित्य उसके लिए लगता है। रक्तमोक्षण के मैंने मेरे प्रैक्टिस में अनेक चमत्कार देखे। आपने भी चमत्कार सुने होंगे, अनुभूत किए होंगे या प्रैक्टिस में देखे होंगे। मैंने मेरे प्रैक्टिस में, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि करीबन 1 लाख से ज्यादा रक्तमोक्षण मैंने मेरे प्रैक्टिस में किए हैं। तो रक्तमोक्षण के जितने भी इंडिकेशंस हैं स्क्रीन पे आपके सामने है। त्वक विकार, तो त्वक विकार में सबसे मेन है हर्पीज। फिर वो हर्पीज जोस्टर हो, हर्पीज ऑप्थेल्मिकस हो, कोई भी हर्पीज इमीडिएट संप्रति भंग उसमें होता है। फिर अर्टिकेरिया, जिसे हम शीतपित्त कहते हैं, तो शीतपित्त में भी रक्तमोक्षण से इमीडिएट रिलीफ मिलता है। मॉडर्न कंसेप्ट यदि हम सोचे तो ब्लड लेटिंग के बाद में नेचुरल एंटीहिस्टामिन ब्लड में लिबरेट होते हैं, बॉडी में तैयार होते हैं, और इसके कारण उसका इचिंग इमीडिएट कम होता है। पित्तज किटिप जहाँ बोलते हैं सोरेसिस, तो पित्तज दाहजन्य लक्षण है तो उसमें भी रक्तमोक्षण से तुरंत फायदा होता है। या रिकरेंट बॉयल्स है, पित्तजन्य मुखदोषिका है या पित्तजन्य पिटिका है, तो उनमें रक्तमोक्षण के काफी स्किन डिसीज में अच्छे रिजल्ट है। शोथ होता है, शोथ में यदि दाह है, वहां पे बर्निंग है, तो भी रक्तमोक्षण से अच्छा फायदा होता है। मॉडर्न साइंस में गाउट जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में वात रक्त हम कहते हैं, तो वात रक्त में सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ती है। तो इसमें यदि हम निदान परिवर्जन करते हैं, हेतु का परिमार्जन करते हैं, और यदि रक्तमोक्षण नियरेस्ट वे से, यदि पाव में दर्द है तो एंकल ज्वाइंट से रक्तमोक्षण करते हैं, अंगूठे हाथ के अंगूठे में है तो हाथ से क्यूबाटल से रक्तमोक्षण करते हैं, तो इमीडिएट वात रक्त बंद हो जाता है। वेदना युक्त वात यदि, यानी जितने भी थ्रॉबिंग पेन्स है, बर्निंग पेन्स है, दाह होता है, अंगार होती है, ऐसे जितने भी जॉइंट पेन्स है, वहां पे तुम लोकलाइज प्रच्छन्न कर्म करके या स्थानीय सार्वदेहिक जनरल रक्तमोक्षण तुम कर सकते हो। ग्रंथि में कर सकते हो। विदृधि, जैसे मैंने कहा कि कोई बॉयल हो या अंतर विदृधि जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, उनमें भी रक्तमोक्षण तुम कर सकते हो। अर्बुद, जिसमें कैंसर, कैंसर में यदि टंग का कैंसर है या लिवर कैंसर है, जिनमें बर्निंग पेन्स होता है, तो ऐसी जगह से भी तुम यदि लोकलाइज रक्तमोक्षण करते हो, सार्वदेहिक रक्तमोक्षण करते हैं, तो उनमें भी काफी अच्छा फर्क होता है। रक्ताभिषंद, नेत्राभिषंद, जैसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, उनमें भी रक्तमोक्षण से फायदा होता है। विसर्प, जिसे हम हर्पीज कहते हैं, और मुखपाक में भी रक्तमोक्षण किया जाता है। तो ऐसे काफी व्याधि है कि जिनमें हम रक्तमोक्षण करते हैं। अब शास्त्र में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी रक्तमोक्षण असाध्य ऐसे जो रुग्ण होते हैं, तो उनमें बाल कहा है, बच्चों में नहीं करना है। लेकिन मैंने मेरे प्रैक्टिस में 2 साल के बच्चों में भी रक्तमोक्षण किया है। 20 ml खून मैंने निकाला था, उससे भी काफी रिलीफ उनको मिला था। वृद्ध में भी, बुढ़ापे में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन कहा है, लेकिन यदि अवस्था है, बल है, तो तुम ओल्ड एज में भी कर सकते हो। प्रेगनेंसी में भी यदि हेमोग्लोबिन कम है, वो कम ना हो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन शास्त्र में कहा होगा, लेकिन अवस्था यदि है तो कम मात्रा में रक्तमोक्षण प्रेगनेंसी में भी तुम कर सकते हो। पांडु में भी मैंने देखा है कि 4.5 हेमोग्लोबिन है, 4.5 ग्राम हेमोग्लोबिन होने के बावजूद
पेशेंट को सीवियर गाउटी पेन्स था तो हमने रक्तमोक्षण किया था, उससे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ लेकिन फायदा काफी हुआ था। पित्तज अर्श हो या फिशर हो, उसमें भी रक्तमोक्षण के काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये इंडिकेशंस रक्तमोक्षण के और कॉन्ट्रा इंडिकेशन रक्तमोक्षण के हैं। अब रक्तदान के बारे में काफी गलतफहमियां भी है। काफी बार हम यदि पेशेंट को रक्तमोक्षण के बारे में कहते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, उसके बजाय मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ। डोनेट करते अच्छी बात है, लेकिन मैं इमीडिएट उनको कहता हूँ कि यदि आप ब्लड डोनेट करोगे तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अग्रे स्रवती दुष्टाश्रम ये शास्त्र ने कहा है। तो तुम्हारे दूषित दोष तुम डोनर को, जो लेने वाला होता है, उनको तुम देते हो, तो आयुर्वेद के अनुसार तुमको दान का पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हारा पाप बन जाएगा। तो इसलिए यदि तुमको पुण्य चाहिए तो आयुर्वेदानुसार पहले रक्तमोक्षण करो, दूषित दोष सब बाहर जाने दो, और उसके बाद में तुम यदि ब्लड डोनेट करते हो, दान करते हो, तो दान का पुण्य तुमको मिल सकता है। काफी बार रक्तमोक्षण के बारे में एक प्रश्न उठता है कि हम तो रक्तमोक्षण वेन से करते, तो वेन में तो इम्प्योर ब्लड होता है। मेरे खुद के बारे में हुआ था, मैं एक पेशेंट का रक्तमोक्षण कर रहा था, तो एक लोकल फिजिशियन उनके बच्चे को लेकर कंसल्टिंग में आए। मैं रक्तमोक्षण करते देखकर उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा एक रक्तमोक्षण होता है। तो उस समय थोड़ा सा उनका स्माइल से पता चला ये कुत्सित हंसे है। और जब कंसल्टिंग में आए तो उन्होंने पूछा तुम तो वेन से रक्तमोक्षण करते, वेन में तो इम्प्योर ब्लड होता है, तो फिर उससे दूषित दोष कैसे क्या जाते हैं बाहर। तो मैंने उनको कहा कि आयुर्वेद में अग्रे स्रवती दुष्टाश्रम ये कहा है, यानी अग्र भाग में हमेशा दूषित दोष होता है। यदि वेन से हम तो खून निकालते हैं तो कुछ लिमिट के बाद में 100-150 के बाद में फ्रेश ब्लड आना शुरू होता है, यानी आयुर्वेद अनुसार दोष निकल गया और उसके बाद में फ्रेश ब्लड आता है। तो फिर वेन में तो फ्रेश ब्लड नहीं आना चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये उसका कारण होता है। और ये प्रूव होता है कि यदि आयुर्वेदानुसार तुम ब्लड डोनेट किसी को करते हो तो उसको वो प्रॉब्लम, जितने भी 28 प्रकार के ब्लड के रिपोर्ट्स होते हैं, सब इन्वेस्टिगेशन, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद जो ब्लड डोनेट करता है उसका शीतपित्त हो या बाकी कोई स्किन के प्रॉब्लम है, तो उस लेने वाले, खून लेने वाले को बाद में चालू होते हुए या होते हुए दिखाई देता है। तो ये इससे प्रूव हो जाता है। काफी बार खून जो आता है उसके प्रकार से हमको दोष आइडेंटिफाई करना होता है। रंग, शब्द, रंग, रूप, स्पर्श, इन तीनों से तुमको रक्त का किस दोष के है वो पता चलता है। वात दुष्टिजन्य जो खून होता है वो बुलबुले जैसा आता है, यानी मल्टीपल कलर का होता है और बुलबुले जैसा आता है। काफी कभी स्पीड में आता है, कभी स्लो आता है, इस प्रकार का होता है। पित्त दुष्टिजन्य जो होता है तो निडल भी गर्म हो जाती है, यानी उसका स्पर्श जो होता है वो गर्म हो जाता है। उसका स्मेल भी जो आता है, गंध जो आता है वो भी विसर्गंधी रहता है, उष्ण रहता है, और इस एकदम ब्लैकिश या डार्क ब्लैकिश कलर उसका होता है। तो वो पित्त दुष्टिजन्य होता है और उसमें द्रवता अधिक होती है। कप दुष्टिजन्य जो होता है वो पिछिल रहता है, उसमें स्निग्धत्व ज्यादा होता है और स्त्यानत्व ज्यादा होता है। और उसके कारण कई पेशेंट में ऐसे होता है कि यदि कफ दुष्टिजन्य है तो आते आते निडल भी 18 नंबर निडल भी बाद में ब्लॉक होते हुए दिखाई देते हैं। और त्रिदोषजन्य जो होता है वो सभी मिक्स कलर का, मिक्स लक्षण वाला दिखाई देता है। अब हम व्यापद के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यापद में सबसे पहले होता है भ्रम। हम पेशेंट को हमेशा कुछ मीठा खाकर आने के लिए कहते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया, ये मेन कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें। हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड की शुगर कम होती है और पेशेंट चक्कर आके गिरता है, जिसे हम सिंकोप भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार उसमें होता है, इसलिए मीठा खाकर आने के लिए कहते हैं। और यदि पेशेंट डायबिटिक है तो कुछ खाकर आने के लिए कहते हैं ताकि उसे दोबारा चक्कर नहीं आए। तो काफ़ी बार ये यदि करते हैं तो पेशेंट को चक्कर नहीं आते हैं। उसमें क्या करना चाहिए हम अंत में बताते हैं। काफ़ी बार पेशेंट का हम यदि रक्तमोक्षण कर रहे हैं और पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव आया होता है वो रिलेटिव वो देख के चक्कर आके गिर जाता है, तो हमको ये रक्तमोक्षण छोड़ के उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास एक ऐसे केस हुई थी कि एक डॉक्टर थी, खुद वो BMS लेडी थी, उनका मैं रक्तमोक्षण कर रहा था। उसे मैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको पूछा कि आप कब से प्रैक्टिस करते हो, तो उसने कहा सर मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हो, कुछ नहीं होता, आप प्रिक करो। मैंने उसको जस्ट निडल उसको चुभाई, अंदर पूरी स्किन भी पोर नहीं हुई थी, तो इमीडिएट उसको कन्वर्जन आ गए। मैंने रक्तमोक्षण वही छोड़ दिया, उसको इमीडिएट हेडलो पोजीशन दे दी।
फिर भी उसको होश नहीं आया, फिर ठंडा पानी मारा फिर भी नहीं आया, तो इमीडिएट मैंने वेखंड चूर्ण जो होता है, वेखंड चूर्ण लेके उसके नाक में डाल के मैंने जोर से फूंक मारी, जिसे हम प्रदमन नस्य कहते हैं। तो उस तरह से प्रदमन नस्य के बाद में उसने झटके से आँख खोली। फिर उसको तुरंत स्वर्ण सूचकर की मात्रा चाटन, डेक्स्ट्रो 25% ग्लूकोज जो एम्पूल आता है वो ब्रेक करके उसको पिलाया, ग्लूकोज शक्कर पानी में डाल के पिलाई, और फिर वो पूरी तरह से होश में आई। तो ये उस समय करना पड़ा। काफी बार ऐसे होता है कि हम रक्त मोक्षण कर लेते हैं और रक्त मोक्षण के बाद में हम स्टिकिंग लगा देते वहां पे, तो ये भी गलत है ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि तुम स्टिकिंग लगा देते, पेशेंट बाहर जाता है, समझो मैंने रक्त मोक्षण कर दिया, स्टिकिंग लगा दी, पेशेंट बाहर आता है, उसके दोस्त उसे मिलते हैं और दोस्त पूछते हैं अरे क्या खून चेक किया क्या, वो कहता है नहीं मैंने रक्त मोक्षण किया, ऐसे ऐसे खून दे दिया। तो इमीडिएट कोई कहता है अरे खून तो शरीर के लिए जरूरी होता है, तुमने रक्त मोक्षण किया, उल्टा तुमको थकान महसूस होगी, गलत किया। तो साइकोलॉजिकल उसको वो महसूस होने लगता है और दूसरे दिन वो तुम्हारे पास वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे रक्त मोक्षण किया और काफी थकान महसूस होती है। यदि मैं उसी समय उसको यदि स्टिकिंग नहीं लगाता, बच्चा उनके नीचे उनके फ्रेंड्स को मिल लेता, गली में मिल लेता, किसको पता नहीं चलता, और दूसरे दिन वो कहता है मैंने ऐसा ऐसा रक्त मोक्षण किया, इतना खून दिया, कोई कहता है यार उसे थकान आती है, वो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। तो उल्टे उसके 3-4 दोस्त वापस तुम्हारे पास आकर वो रक्त मोक्षण कर लेते। तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम मैंने फेस किया हुआ है, इसलिए स्टिकिंग नहीं लगाते। तो जितने भी रक्त मोक्षण के कॉम्प्लिकेशंस है, सब में सबसे मेन अहम ट्रीटमेंट होती है, सबसे पहले पेशेंट को हेड लो पोजीशन देनी है, इमीडिएट पाव ऊपर उठाने हैं, हेड को नीचे करना है, पेशेंट इमीडिएट होश में आ जाता है। उससे भी यदि नहीं होता है तो ठंडा पानी सर पे मारना है, उससे भी नहीं होता है तो स्वर्ण सूचक की मात्रा का चाटन देना है, डेक्स्ट्रोज 25% जो ग्लूकोज की एम्पूल आती है वो ब्रेक करके डायरेक्ट पिलाओ, या ग्लूकोज शक्कर पानी में डाल के पिलाओ, और स्वर्ण सूचक का मात्रा ये चाटन हर 5-5 मिनट के बाद उसको देते रहना है, उसमें वो 5-10 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। रक्त मोक्षण का मेन व्यापक में यही करना है, ये ट्रीटमेंट यदि करती है तो रक्त मोक्षण के लिए डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए कोई भी पेशेंट, तुम कभी भी किसी भी पेशेंट में यदि अवस्था है तो रक्त मोक्षण कर सकते हो। सिर्फ मीठा खाकर पेशेंट को आने के लिए कहना है, डायबिटीज है तो खाकर आने के लिए कहना है। कई बार ऐसे होता है कि रात को पेशेंट चिल्ला के उठता है, उसके काप मसल में दर्द शुरू होता है, जिसे हम पिंडिकोद्वेस्टन कहते हैं, जिसे काप मसल का क्रैम्प्स कहते हैं। तो मॉडर्न साइंस में पेन किलर, विटामिन ए के सिवा कुछ नहीं होता है। ऐसे पेशेंट यदि तुम्हारे पास आते हैं या सुबह उठने के बाद एडी में सीवियर दर्द होता है, बर्निंग पेन्स होते हैं, थ्रॉबिंग पेन्स होते हैं, और पेशेंट पाव भी एडी भी टिका नहीं सकता, और 10-15 मिनट के बाद में उसे ठीक लगने लगता है, दर्द कम हो जाता है, कई आधा घंटा बैठता है, फिर से उठता है, चलने लगता है, तो फिर से दर्द होता है, तो उसको मॉडर्न साइंस में प्लांटर फैसेटिस कहते हैं। तो यदि ऐसे होता है तो ऐसी स्थिति में यदि तुम एंकल ज्वाइंट से रक्त मोक्षण करते हैं तो जिंदगी में दोबारा उस पेशेंट को वो दर्द होते नहीं। ऐसे मैंने 18 साल तक दोबारा उस पेशेंट को तकलीफ नहीं होते मैंने देखा है। काप मसल का पेन, पिंडोकोद्वेस्टन उसी दिन से बंद हो जाता है। एंकल ज्वाइंट का जो एडी का दर्द होता है, प्लांटर फैसाइटिस होता है, यदि वो पेशेंट उष्ण तीक्ष्ण या खट्टे चीजें बंद करता है, पित्त प्रकोपक आम्ल पित्त के परहेज रखता है, तो दोबारा उसे वो प्रॉब्लम कभी नहीं होते। 18 साल तक एक लेडी का मैंने देखा, 18 साल के बाद में वो फिर से उसी कंप्लेंट के लिए मेरे पास आई थी, और आने के बाद उसने यही कहा था कि 18 साल पहले तुमने मेरा रक्त मोक्षण किया था तो मुझे फिर से रक्त मोक्षण करना है। यानी इतने लॉन्ग टर्म तक रक्त मोक्षण के इफेक्ट होते हुए तुमको नजर आते हैं। इसलिए प्रैक्टिस में रक्त मोक्षण तुम बिंदास शुरू करो। रक्त मोक्षण क्यूबाइटल हो, जुगुलर हो, एंकल से हो, तो उसका एक लाइव वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए।
एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं सर इसके।
जरूर सर, जरूर। तो ये आखिरी में जो था ये प्रच्छान कम था, इसके लिए तुम कपिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, या नरेंद्र गुजराती ने जो सिरिंजिंग मेथड इन्वेंट की है तो वो भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। रक्त मोक्षण का कर्म करते वक्त उस कर्म पे तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तुम पे विश्वास होना चाहिए, तुम्हारे पैथी पे विश्वास होना चाहिए। उसके लिए मैंने 15 मई को जो ये कैप में लेक्चर हुआ उसमें जो डिप्लोपिया का पेशेंट था उसका उदाहरण मैंने उस समय बताया था। जो वैद्य उस समय नहीं थे, जिन्होंने नहीं सुना है, उनके लिए मैं फिर से दोहराता हूँ। वही पेशेंट जो डिप्लोपिया वाला था, जुगुलर वेन लीज लगाए थे, तो 2013 में सेम कंप्लेंट लेके मेरे पास आया था, उसके फिर से डिप्लोपिया था। तब मैंने कहा कि आप लीज हम नहीं लगाते, हम जुगुलर रक्त मोक्षण करेंगे। वो इमीडिएट तैयार हो गया, रक्त मोक्षण मैंने कर लिया। आधे घंटे के बाद में उत्तर बस्ती के लिए जब मैं अंदर गया तो सर को हाथ पकड़ के वही बैठा था जनरल वार्ड में। पूछा क्या हुआ, गए नहीं घर? उसने कहा सर मुझे सर दर्द हो रहा है। तो धातु क्षेजन्य वातु प्रकोप जनरली काफी बार होता है, यदि अवस्था भी थोड़ी गलत रही तो भी होता है। तो उस समय मैंने कहा घर जाके नाक में 3-3 बूंद सीसी की डालो, उससे ठीक लगेगा। रात को 10 बजे उसके साले का मुझे फोन आया था, और फोन पे उसने कहा कि मेरे जीजा जी आपके पास आए थे, आपने वो गले से खून निकाला, ऐसे कौन सी ट्रीटमेंट आपने की, उनको दिखना बंद हो गया, ऐसे कभी ट्रीटमेंट करते? वो काफी रूडली मेरे से बात कर रहा था। तो उस समय मैंने मुझे काफी गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कहा ठीक है कल उनको भेज दो, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं। एक मेरे तसल्ली के लिए मैंने एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को फोन किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इंट्राओकुलर ब्लीडिंग हुआ होगा। मैंने कहा इंट्राओकुलर ब्लीडिंग कभी इसको नहीं होता है, यदि करना है हमको, हम जुगुलर रक्त मोक्षण करते तो इंट्राओकुलर प्रेशर कम होता है, तो डेफिनेटली इंट्राओकुलर ब्लीडिंग नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर चेक करना पड़ेगा। दूसरे दिन मैंने उनकी राह देखी, दूसरे दिन आए नहीं, तीसरे 2-3 दिन चले गए, बाद में मैं भी उनको भूल गया। लेकिन एक 4-5 महीने के बाद में वो मियाँ बीवी शाम को 6-6:30 बजे मुझे सीसी कैमरे में मीटिंग में आकर बैठे हुए दिखाई दिए। तो थोड़ा सा मेरा भी पल्पिटेशन थोड़ा सा हुआ, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो आराम से पेपर पढ़ते हुए देखा मैंने, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब पेशेंट होने के बाद में अंत में 8:30 बजे वो अंदर केबिन में आया, और आते ही उन्होंने कहा कि सर हमको आपके पाँव पैर छूने। मैंने कहा किस लिए पैर छूने? तो उन्होंने कहा सर नहीं, उस समय हमारी गलती, मेरे साले की गलती हुई। मैंने पहले ये बताओ कि आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे दिन मैं जब उठा तो मैं पूरी तरह से ठीक था, मुझे सब दिखाई दे रहा था। तो इमीडिएट में गुस्सा हुआ, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मैंने इमीडिएट उनको कहा कि फिर इमीडिएट मुझे तुमने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, क्योंकि बाद में मैं कितना टेंशन में था। तो उन्होंने कहा सर किस मुंह से आपको फोन करते हैं, क्योंकि साले ने इतना रफली आपसे बातें की थी साले ने, तो हम किस मुंह से आपको फोन करते हैं, इसलिए हमने फोन नहीं किया। तो इमीडिएट मैंने उनको कहा कि ये जितने भी ये लड़के खड़े हैं, इनके साथ में यदि ये कभी होता जिंदगी में तो ये दोबारा ये कभी रक्त मोक्षण नहीं करते। तो पहले वो साले को मेरे सामने खड़े करो, सामने लाओ, वो साला लाएगा आएगा तभी मैं उसको माफ करूंगा, तुमको माफ करूंगा, तब तक तुम भी पैर नहीं छूने। तो उस समय मेरे शास्त्र पे, मेरे इस रक्त मोक्षण पे कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, इसलिए मैं उनको बात बोल सका, उतने कॉन्फिडेंसली उनको मैं फेस कर सका। इसलिए कभी भी जिंदगी में तुम रक्त मोक्षण करते हो तो कभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम कॉन्फिडेंट रहो, कुछ नहीं होता उससे। जो भी व्यापद है मैंने उनकी चिकित्सा बता दी है। और एक व्यापद एक होता है कि हम रक्त मोक्षण प्रिक लेते हैं और कॉटन रख के जस्ट पेशेंट को फोल्ड करने के लिए कहते हैं। यदि साइड में रहेगा तो प्रॉपर प्रेशर ना आने के कारण सब क्यूटेनस ब्लीडिंग स्किन पे हो जाता है, और यदि महिला है, लड़की है, तो पूरी स्किन काली हो जाती है, और दूसरे दिन के बाद में वो तुम्हारा सर खाती है कि ये ऐसा हो गया, और वो करीबन 10-15 दिन तक वो ब्लड एब्सॉर्ब होने में जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कभी भी रक्त मोक्षण करते तो प्रॉपर प्रेशर वहां दे के पकड़ के रखो, और उसके बाद में वो निकालो, यानी सबक्यूटेनस ब्लीडिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से रक्त मोक्षण के जो भी है मैंने आपको बता दिए, लाइव ये भी बताया है। तो आप जितना डरे हुए रक्त मोक्षण अपने प्रैक्टिस में शुरू करो। और इसके साथ में मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए आप सबको यही कहूंगा कि आप लॉकडाउन की छूट गवर्नमेंट ने हमको दी है, तो शासन ने इसमें छूट दी है, कोरोना ने हमको छूट नहीं दी है। इसलिए खुद का प्रोटेक्शन करो, खुद की जिम्मेदारी, अपने स्टाफ की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, इसके लिए सेफ स्टेपली प्रैक्टिस करो। उसके लिए ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इसके साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।